दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों मणिशंकर अय्यर फिर चर्चा में हैं। 84 साल के हैं और लगभग 10 एक साल से वो पार्लियामेंट में भी नहीं है। इसके बावजूद वो चर्चा में है क्योंकि वो जानते हैं कि चर्चा कैसे कराई जा सकती है। अखबारों में, टेलीविज़न पे भी वो सुराहे आ गए हैं। टेलीविज़न आमतौर पे कांग्रेस की खबरें कम देता है आजकल। लेकिन कांग्रेस में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही होती है, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो आमतौर पे टेलीविज़न पर भी वो खबर आ जाती है। मैंने देखा नहीं, टेलीविज़न बहुत कम देखता हूँ, लेकिन अखबारों में, वेबसाइटों पर और बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों की वेबसाइटों पर भी ये चल रही है, यूट्यूब चैनलों पर। मामला यह है कि वो केरल में थे और संडे को उन्होंने कुछ पत्रकारों से बात की। उसमें उन्होंने जम करके भड़ास निकाली। कांग्रेस के खिलाफ वो बोलते रहते हैं आजकल, क्योंकि कांग्रेस उनको लगता है कि उनको तवज्जो नहीं दे रही है और ख़ास तौर पे राहुल गांधी और उनकी जो टीम है उससे उनकी नाराज़गी है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से उतनी नहीं है जितनी की जो दिखता है, जितनी राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम से है। तो उन्होंने केरल में पिनरई विजयन, जो कांग्रेस पार्टी के जाहिर है वहाँ तो प्रतिपक्षी हैं, आई मीन उनकी सरकार है, सीपीएम की लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, लेकिन केंद्र की राजनीति में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ हैं और ये हमेशा होता रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ तो पिनरई का काम बहुत अच्छा है, यानी मुख्यमंत्री का काम बहुत अच्छा है, सरकार आ सकती है। और कांग्रेस की उन्होंने स्थिति को बहुत निराशाजनक बताया आपसी झगड़े के कारण। वरना तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति में थी, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो केरल से आते हैं और पार्टी में इस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में वो संगठन का काम देख रहे हैं, उनकी तो उन्होंने खूब जम के आलोचना की। बहुत सारे एडजेक्टिव्स, विशेषणों का प्रयोग किया उनके लिए, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। और पवन खेड़ा जो बहुत ही ताकतवर, प्रभावशाली प्रवक्ता माने जाते हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल प्रभावहीन बता दिया। फिर न जाने क्या क्या कहा, वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ। और इसके अलावा उन्होंने शशि थरूर जो केरल से ही आते हैं और माना जाता है कि वो भी बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं, लेखक हैं मणिशंकर अय्यर की तरह। तो उन्होंने शशि थरूर को कहा कि ये तो विदेश मंत्री बनना चाहते थे मौजूदा सरकार में, इसीलिए ये सब हो रहा था। तो उनकी भी आलोचना कर दी। अब कौन बचता है? मुझे लगता है और एक आध लोगों की आलोचना उन्होंने की, लेकिन वो मुद्दा अब नहीं है क्योंकि वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड केवल पेश किया कि क्या वजह है। दोस्तों, असल जो कहानी है वो ये है कि आखिर राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर जैसे व्यक्ति को, जो उनके पिताजी यानी राजीव गांधी जी का दोस्त था या प्रिय था, उन्हीं के कार्यकाल में मणिशंकर अय्यर ने आईएफएस से अलग होकर, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज से अलग होकर और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। तो राजीव गांधी के इतने करीबी को, आई मीन हो सकता है कि बचपन में कभी राहुल गांधी ने उनको अंकल तक कहा हो, मैं नहीं जानता कि क्या कहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं क्योंकि बहुत करीबी थे और वो करीबी मैंने देखी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी क्यों उनसे इतने खफा हैं या उनको पसंद नहीं करते या डिस्टेंस क्यों मेंटेन करते हैं, जैसा स्वयं मणिशंकर अय्यर ने मुझसे एक बार कहा। जी हाँ, एक बार ऐसे बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है 2023 की ये बात है और 2023 में दिल्ली से बाहर कहीं हम लोग थे एक कार्यक्रम में। और कार्यक्रम जहां तक मुझे याद आ रहा है वो कुरैशी साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के, उनकी किताब का पटना में लोकार्पण था। मैं भी उसमें एक वक्ता था लोकार्पण समारोह में, और मणिशंकर अय्यर भी थे, कुरैशी साहब थे, सीमा चिश्ती जी थी। तो उस वक्त हम लोग एक ही जगह रुके थे। तो बातचीत में हमने पूछा भी एक जर्नलिस्ट हमेशा जर्नलिस्ट होता है, तो मेरे अंदर भी था कि भाई बहुत दिन बाद मिले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जब मिलते थे तो बात होती थी न। तो अब मैं पार्लियामेंट जाता हूँ और वो तो मेंबर भी अब नहीं है। तो मैंने पूछा, साहब आप क्या लगता है राहुल गांधी जी से आप आजकल मिलते नहीं हैं, लीडरशिप से आपका एक गैप है क्या, इसका वजह क्या है? तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, आप जानते हो मैंने राहुल गांधी से न जाने कितनी बार कोशिश की मिलने की, लेकिन ये मिलते ही नहीं है, ये मिलते ही नहीं है। तो हमने कहा, कब से नहीं मिले हैं? तो उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है 9 या 10 साल बता दिया
कि इतने दिनों से हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं है, या ये शायद कहा कि 8-10 बार हमने ट्राई किया। बहरहाल कई साल से वो नहीं मिले, ये तो मुझे याद है, इस तरह की बात उन्होंने कही, क्योंकि मैं कोई नोट्स नहीं ले रहा था और न तो मैं कोई टेप कर रहा था, मैं ऐसे गपशप थी और हम लोग उस समय आई थिंक चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, सुबह की बात है। तो ये बात उन्होंने कही कि उनसे मुलाकात नहीं होती मेरी। तो मैंने कहा वजह क्या है, आप तो इतने करीबी परिवार के रहे हैं। तो कहा मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने जो बातें कही वो मैं कोट नहीं करना चाहूँगा, अन्यथा हो सकता है उनको लगे कि मैं इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं कही, आलोचना की और नाराज़गी जाहिर की। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर राहुल गांधी से इतने क्यों दुखी हैं, क्या चाहते हैं। 2016 में संभवतः इनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, हो सकता है कि राज्यसभा में फिर से आना चाहते रहे हों, लेकिन राज्यसभा में आज कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है कि बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट कर सके। 3 राज्यों में केवल उसकी सरकार है, आप सोचिए, 3 राज्यों में। तो इतनी बड़ी ताकत वो नहीं है कि उसके पास बहुत एमएलए हैं। अच्छा, जहां विपक्ष में भी है वहां भी कोई बहुत ज्यादा एमएलए उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एकोमोडेट कर पाना सभी लोगों को बहुत मुश्किल है, ये तो बिल्कुल साफ साफ है। दूसरी बात यह है कि वैसे भी 84 साल के हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है, मैं नहीं जानता। हालांकि काफी फिट है वो, इसमें कोई दोहराने, यात्रा करते हैं, खूब लिखते हैं, अभी हाल में उनकी किताब आई थी। लेकिन ये सब चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उम्र है या क्या है, क्योंकि वो काफी एक्टिव है। असल कहानी है वैचारिक। राहुल गांधी जिस वैचारिकी को लेकर कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं, कांग्रेस को जिस नए रास्ते पर वो ले जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मणिशंकर अय्यर जी की बातचीत को देखकर, उनके लेखन को देखकर और उनके तौर तरीकों को देखकर कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति क्यों पसंद करेगा। क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में कांग्रेस के बारे में बिल्कुल अलग एक प्रारूप है। जिस तरह की कांग्रेस बनाना वो चाहते हैं वो उनकी मां की कांग्रेस नहीं है। मतलब जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, तो वो जो कांग्रेस जिस तरह की थी वो भी नहीं है। राजीव गांधी जो उनके पिता के समय जो कांग्रेस थी उससे भी अलग है। ये जिस तरह की कांग्रेस की परिकल्पना ये कर रहे हैं आज के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे की जो कांग्रेस है सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका ये समझना है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि जो जरूरत आज है, समय की जो मांग है, जो कॉन्टेक्स्ट है आज, जो राजनीतिक परिवेश है, उसमें पार्टी को बदलना होगा। और पार्टी कैसे बदलेगी, क्या करेगी कि वो बदल जाए बेहतर, इसके बारे में उनका एक ब्लूप्रिंट है, कोई उससे सहमत हो या असहमत हो। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मणिशंकर अय्यर जैसे लोग फिट नहीं बैठते, सिर्फ उम्र के कारण नहीं, क्योंकि उम्र तो बहुत सारी लोगों की है। खड़गे साहब उम्रदराज हैं लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अशोक गहलोत उम्रदराज हैं लेकिन वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जहां कहीं भी जरूरत होती है उनको रखा जाता है। दिग्विजय सिंह भी सीनियर काफी हैं, लेकिन उनकी भी पार्टी में काफी इज्जत है, काफी सम्मान है, उनको भी बड़े काम मिलते हैं। अभी पिछले दिनों ही देखा गया, पार्लियामेंट की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़ी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उसके चेयरमैन हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनकी उम्र ठीक ठाक है, अच्छी उम्र है, ज़्यादा वो वरिष्ठ हैं, लेकिन इसके नाम पर उनको पार्टी से अलग किया जाना या उनको साइडलाइन किया जाना, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर के बारे में जो चीज़ें उन्होंने तय की हैं या जो दिखाई दे रहा है वो सबके बारे में नहीं, एक ही पैटर्न नहीं है, तो कुछ खास है। तो वो खास क्या है दोस्तों, हम यही आपको बताने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम किया है कि किन कारणों से राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर को उतना नहीं पसंद करते जितना उनके पिता करते थे। बल्कि पसंद की तो बात ही छोड़िए, एक तरह से नापसंद करते हैं। क्योंकि अगर नापसंदगी न होती, राजनीतिक, व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा हो, लेकिन नापसंदगी का कारण ये नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो कह देते हैं अपने अपने अभी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। अब ये तो कहेंगे ही मणिशंकर अय्यर, क्योंकि नाराज हैं वो, और उनको लगता है कि राहुल गांधी उनको उतना वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए
तो जिस कांग्रेस को आज खड़ा करना चाहते हैं राहुल गांधी, जिस तरह की वो कांग्रेस बनाना चाहते हैं, उसमें सोशल जस्टिस का जो एक इशू है, सामाजिक न्याय का जो मामला है, समावेशी विकास का जो मामला है, जो रिप्रेजेंटेशन देना है उन वर्गों, उन समुदायों को पार्टी के अंदर, चाहे वो संगठन में हो, चाहे सरकार में हो, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, या कल्पना कीजिए कि सरकार में आ जाते हैं वो केंद्र में कभी, तो जो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं अपनी पार्टी के लिए कि किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाना है, किस तरह के लोगों को तरजीह दी जानी है, तो उसमें राहुल गांधी पीछे के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे या कांग्रेस के पार्टी लीडर्स थे या रणनीतिकार थे, उनसे काफ़ी अलग दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनकी आलोचना दूसरे मुद्दों पर कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर संभवतः वो कांग्रेस पार्टी के जितने टॉप लीडर्स थे उनमें बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक यूनिक पर्सनालिटी उनकी है इस मामले में। हो सकता है इसके पीछे उनकी पढ़ाई लिखाई हो सकता है इसके पीछे जो मौजूदा इंडियन जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें जो एक रिलेवेंट बने रहने का जो एक जो पहलू है पार्टी के लिए, हो सकता है उसकी ज़रूरत हो। इन तमाम चीज़ों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो सामाजिक न्याय, समतामूलक मूल्यों को लेकर पार्टी में काफ़ी सतर्क हैं और रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जातिवार जनगणना का ही प्रश्न है, उन्होंने जब छेड़ा तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग नाराज थे, यहां तक कि कांग्रेस में जो उनकी अपनी टीम है उसमें भी बहुत सारे लोग दुखी थे और कि ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा नहीं करना चाहिए, जातिवार जनगणना ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, ये तो सोशलिस्टों का है। तो लेकिन उन्होंने उठाया और उठाया, इतनी शिद्दत के साथ उठाया कि फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी काफी हद तक उसमें इन्वॉल्व हो गई। और अब आप देखिए, इसी तरह से उन्होंने रिजर्वेशन के इशू को उठाया, लेकिन इन चीज़ों में जो मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हैं वो बहुत फिट नहीं बैठते। और कहीं न कहीं जो जैसे लोग आमतौर पे बताते हैं कि राहुल गांधी काफ़ी अभी भी पढ़ते लिखते हैं, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं, तो केवल हिस्ट्री ही नहीं पढ़ते, केवल पॉलिटिकल साइंस ही नहीं पढ़ते, मुझे लगता है अपनी पार्टी की भी हिस्ट्री पढ़ते होंगे। अपने पार्टी की हिस्ट्री की, कहाँ हमने गलती की, कांग्रेस किन चीज़ों में गलती की, कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए थी और किन कारणों से मैंने गलती की, शायद ये भी सोचते हों, शायद सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करते हों, या शायद अपने परिवार के लोगों की गलतियों को भी देखते हों कभी। तो उस मामले में मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, कई बार उनको लगता होगा कि इनका रोल आज के दौर में उतना पॉजिटिव नहीं हो सकता है जितना बहुत सारे लोगों का है। इसीलिए उनकी टीम में ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग लोग नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने दिया खड़गे साहब का ही कि वो बहुत ही बुजुर्ग हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और अन्य लोगों का भी मैंने नाम लिया, यहाँ तक कि जो कम्युनिकेशन जो इनकी पूरी की पूरी जो शाखा है, सेल है या डिपार्टमेंट है, उसके जो चीफ हैं जयराम रमेश, वो भी मुझे लगता है 70 पार ही कर रहे होंगे। अब तो ये उतने यंग नहीं, लेकिन ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, राहुल टीम। उनको भी काफ़ी मणिशंकर अय्यर ने कोसा है अभी हाल में। तो इतने सारे उन्होंने शत्रु बना लिए हैं कांग्रेस में कि पूछिए मत। तो ये जो एक यूं कहा जाए कि बेलगाम बयानबाज, तो ये तो है ही है। आई मीन मणिशंकर अय्यर को अगर हम बेलगाम बयानबाज कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, और मुझे लगता है मणिशंकर अय्यर भी इसको अंतर्मन से स्वीकार करेंगे कि वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, जो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा है उसके बारे में भी कुछ कह सकते हैं वो। तो एक तो ये है। दूसरा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेलगाम अगर बयानबाज केवल मामला होता तो उस पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, आई थिंक 2017 के आसपास, उन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही आई मीन अशिष्ट भाषा में जिस तरह से बात की थी उन्होंने, तो उसका उपयोग या दुरुपयोग जो भी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर किया कि पूरी कांग्रेस को लपेट दिया उसमें। एक शब्द उन्होंने बोला प्रधानमंत्री के खिलाफ और उस शब्द को लेकर बीजेपी, आरएसएस और तमाम जो उनके आईटी सेल के लोग हैं उड़ पड़े, और उन्होंने सारी कांग्रेस पर उसको थोप दिया कि साहब हमारे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इन शब्दों में कांग्रेस कह रही है। अब मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ शब्द यूज किया, निश्चित रूप से वो शब्द यूज नहीं किया जाना चाहिए था, उसके बदले हिंदी में बहुत सारे उसी
उनका जो अभिप्राय था, जो उनका 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 कहने का जो मकसद था, उसी को व्यक्त करने के और शिष्ट शब्द मिल जाते और पार्लियामेंट्री शब्द मिल जाते, बेहतर शब्द मिल जाते, लेकिन शायद उनके हिंदी के शब्दों का उनके उनकी उनकी अपनी सीमा हो, वो नहीं कर पाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उनको पार्टी ने सस्पेंड किया था, आपको याद होगा, और पार्टी ने सस्पेंड किया उनको, तो फिर कुछ साल के बाद उनकी संभवतः सदस्यता को रिस्टोर भी कर दिया, लेकिन तब से कोई महत्वपूर्ण काम उनको नहीं मिला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें तो थी, लेकिन असल कहानी जो मैं मानता हूं आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल है। कम लोग जानते हैं कि वामपंथी बैकग्राउंड वाले श्रीमान मणिशंकर अय्यर एक समय ये छात्र जीवन में प्रो लेफ्ट थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में आए। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल जस्टिस के इश्यूज पर मणिशंकर अय्यर बिल्कुल बिदक जाते हैं, और जैसे आरक्षण को भी वो ठीक नहीं मानते। वो मानते हैं कि आरक्षण से सारा पॉलिटिकल जो मामला है वो डिरेल हो गया है, आरक्षण से बहुत क्षति हुई है भारत की, भारतीय समाज की। ये सब बातें भी बोल जाते हैं और मेरे सामने भी बोल चुके हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत ही दिलचस्प बात, तो जो व्यक्ति कांग्रेस में इतने टॉप पोजीशन पर जा पहुंचा था कि प्रधानमंत्री का बिल्कुल निकटस्थ व्यक्ति था, सलाहकार था, एक तरह से सब कुछ काम देखते थे, और मैं तो कहूँगा कि नवभारत टाइम्स में जब मैंने काम करता था तो किशनगंज में सबसे पहली बार राजीव गांधी जी से, जो प्रधानमंत्री थे उस समय देश के, उनसे पहली मुलाकात जो हुई थी मेरी एक रिपोर्टर के तौर पे नवभारत टाइम्स के, वो मणिशंकर अय्यर ने कराई थी। और मैं रिपोर्ट करने गया था किशनगंज में उनकी सभा को, उस समय की बात है, तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो। लेकिन मणिशंकर अय्यर के बारे में दिक्कत यह है कि उस दौर में तो वो चल गए, और उस समय बहुत सारी गलतियां भी हुई कांग्रेस पार्टी से। मसलन 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को अनाउंस किया गया था वीपी सिंह की सरकार द्वारा कि इसको लागू हम करने जा रहे हैं, और लागू हुई, फिर 2 साल लगा उसमें क्योंकि कोर्ट कचहरी की केस चल गई। तो उस दौर में राजीव गांधी जी को जिन लोगों ने प्रभावित किया कि आप मंडल के खिलाफ बोलिए, और मैं समझता हूं कि 6 या 7 तारीख थी 1990 की, अगस्त महीने की संभवतः थी, और उन्होंने सितंबर, तो उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया राजीव गांधी जी ने, और कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग बताते हैं कि उस भाषण को जो भाषण तैयार हुआ था, अब ये तो हम नहीं जानते कि किसने तैयार किया, लेकिन लोग मानते हैं कि इस तरह के जिस तरह के बहुत सारे लोग थे उस समय कांग्रेस पार्टी में, उसमें वन ऑफ द एक व्यक्ति थे मणिशंकर अय्यर भी, बसंत साठे भी, और बहुत सारे लोग रहे होंगे जो चाहते थे कि मंडल का विरोध किया जाए और मंडल को किसी कीमत पर हम एक्सेप्ट न करें। तो राजीव गांधी जी से उसी तरह का भाषण दिलवाया गया, और राजीव गांधी ने उस तरह का भाषण दिया, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को कि ओबीसी कम्युनिटी से वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दूर हो गई। उस एक तरह से उसको कांग्रेस को ओबीसी पहले थोड़ा बहुत जो पसंद करती थी, वो बिल्कुल उसको नापसंद करने लगी कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये एक पहलू मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा एक पहलू और था, अच्छा मजे की बात है कि उसी समय राज्यसभा में जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के पी शिवशंकर, वो स्ट्रांग सपोर्टर थे मंडल आयोग की रिपोर्ट के, और उन्होंने राज्यसभा में पक्ष में बोला था मंडल के, और राजीव गांधी जी ने जो लोकसभा में नेता थे उन्होंने उसका विरोध किया था, और शिवशंकर उल्टा बोल रहे थे, बिल्कुल अलग, उन्होंने पक्ष लिया था। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो ये भी कम से कम मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जरूर पता होगा, जो पुरानी हिस्ट्री उन्होंने जरूर देखी होगी कि कांग्रेस में कब क्या हुआ, हमसे अगर गलतियां हुई तो कब क्या हुई, और उन गलतियों के पीछे कौन लोग थे। तो ये सब तो हुआ ही होगा। तो मणिशंकर अय्यर का भी नाम उसमें आया होगा, और भी लोगों का नाम, केवल मणिशंकर अय्यर को मैं इसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, और भी लोग रहे होंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे 2006 का ही प्रकरण देखिए, उस समय तो राहुल गांधी एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, लेकिन एक मतलब स्टैंड लेने में मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्टैंड इसके बिल्कुल उलट ले रहे थे। जब अर्जुन सिंह ने मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पे ओबीसी कम्युनिटी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन का ऐलान किया, घोषणा की, क्योंकि संविधान संशोधन उसके लिए कराया गया, और अर्जुन सिंह के ही प्रयासों से वो काम हुआ, वरना कांग्रेस पार्टी में अनेक नेता उसके विरोध में थे, कैबिनेट मंत्री विरोध में थे। मैं कई कैबिनेट मंत्रियों का नाम ले सकता हूं जिन्होंने विरोध किया कि ये संविधान संशोधन हरगिज नहीं होना चाहिए,
और अर्जुन सिंह जो कर रहे हैं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को समझा दिया और बैठ के काफ़ी बात की सोनिया जी से, और अंततः सोनिया जी मंजूर उन्होंने कर लिया कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उचित नहीं है। और तब मनमोहन सिंह जी को प्रभावित कर पाए अर्जुन सिंह, जब सोनिया जी इस बात से कन्विंस हो गई कि हाँ, ये स्टैंड सही होगा पार्टी का। क्योंकि मनमोहन सिंह भी स्टैंड नहीं ले पा रहे थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। मनमोहन सिंह के बहुत करीबी मंत्री जो थे अर्जुन सिंह की इस लाइन से सहमत नहीं थे कि वो ओबीसी कम्युनिटी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन का फैसला कांग्रेस की सरकार करे, यानी यूपीए सरकार करे। तो मनमोहन सिंह डोलड्रम में थे, यानी असमंजस में थे कि करें क्या। और तब सोनिया जी को जब कन्विंस किया पूरी तरह अर्जुन सिंह ने अपनी बातों से, अपने तर्कों से, तब जाकर के ये मामला आगे बढ़ा। और फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2006 में ये ऐलान किया कि हम ये बिल लेके आएंगे, और फिर वो संविधान संशोधन के साथ कानून बना। इसमें भी थोड़ा वक्त लगा, कानून में फिर वो मामला गया, विरोध हुआ, कई मंत्रियों ने पर्दे के पीछे से विरोध करवाया अब नौजवानों से, ये सब भी हुआ। उस वक्त भी मणिशंकर अय्यर जैसे लोग या अन्य बहुत सारे लोग, चूंकि यहाँ सबकी बात नहीं हो रही है, मणिशंकर अय्यर की बात हो रही है, तो मणिशंकर अय्यर भी इसको नहीं पसंद करते थे। उन्होंने पार्टी के इनर सर्किल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जानने वाले कि वो भी इसके पक्ष में नहीं थे, और मानते थे कि इससे जात पात बढ़ेगा, ये शिक्षा में ये सब जरूरत नहीं है इसकी, वगैरह वगैरह, ये सब बातें कहने में। तो मेरे कहने का मतलब कि आज की तारीख में जब राहुल गांधी सोशल जस्टिस के एजेंडे के बिल्कुल साथ खड़े हैं, वो कन्विंस करना चाहते हैं दलित समाज को, आदिवासी समाज को, ओबीसी कम्युनिटी को, पसमादा मुस्लिम कम्युनिटी को, कि हम आपके लिए लड़ेंगे और आपके लिए हम हर कदम पर आपका साथ देंगे। हो सकता है कि अभी भी कंसिस्टेंसी ना हो कांग्रेस में, कई कमियां हो उसमें, लेकिन आमतौर पे कांग्रेस पार्टी में टॉप का लीडर इस तरह से सोशल जस्टिस के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ जिस तरह राहुल गांधी आज खड़े हैं। और खड़गे साहब तो स्वयं चूंकि वंचित समाज से आते हैं, तो वो उनकी प्रतिबद्धता तो है ही है। बहुत सारे नेता आप कांग्रेस में समर्थन करने लगे हैं इन चीज़ों का, और ये राहुल गांधी और खड़गे जी की जो टीम है उसकी वजह से। तो ऐसे में मणिशंकर अय्यर बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल उसमें फिट नहीं बैठते इस टीम में। तो मुझे लगता है यह भी एक कारण है कि राहुल गांधी ने इनको नज़रअंदाज किया है। और मैं समझता हूं कि ये कुल मिलाकर इससे मणिशंकर अय्यर की निजी क्षति तो है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई क्षति नहीं है। कांग्रेस के लिए ये कोई फैसला क्षति पहुंचाने वाला नहीं है। हो सकता है मणिशंकर के लिए ये क्षति पहुंचाए कि भाई उनके महत्वाकांक्षाएं या उनके काम बहुत काम कर चुके हैं ज़िंदगी में, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी अगर उनको नज़रअंदाज करते हैं तो शायद ये कांग्रेस के लिए भला ही है, अच्छा ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।